मैं रेल में यात्रा कर रहा था। एक सज्जन उसी खाने में कोने के आसन पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपना समाचार पत्र नीचे करके मुझसे पूछा, कभी भूतों के विषय में कुछ सुना है? मैं प्रश्न सुनकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उस समय मध्य रात्रि थी। ऐसे कुछ समय में ऐसा प्रश्न, उस खाने में हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं था। बाहर अंधेरा घुप था और रेलगाड़ी एक सुरंग में से जा रही थी। और तो और मेरा सहयात्री स्वयं एक भूत सा दिखाई दे रहा था। वह लगभग 40 वर्ष का रहा होगा। उसका सिर गंजा था, उस पर बाल का नाम भी नहीं था। उसकी चांद के बीच एक गुलमा था, मानो दूसरा सिर उगाया हो। मैंने कहा, नहीं, मैंने भूतों के विषय में कभी कुछ नहीं सुना। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। उसने कहा, यदि विज्ञान ने भूतों के विषय में कुछ जानने का प्रयत्न ही नहीं किया तो उसी का दोष कहा जाएगा ना कि भूतों का। उसका उत्तर इतना मौलिक और जानदार था कि मुझे उक्त विषय में रुचि आने लगी और मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, तो मालूम होता है आपको इस विषय की जानकारी है। उसने अपनी चांद पर हाथ फेरा और कहा, क्यों ना होगी, बात ठीक 10 वर्ष पहले की है। मुझे इस प्रकार याद है मानो कल की ही घटना है। मैं सैंड टोम के बंगले में रहता था, जो समुद्र के ठीक सामने था। मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र पड़ोसी कृष्णकांत था। वह बड़ा सुंदर युवक था, बड़ा धनी और शिष्ट था। मेरे पास के ही बंगले में रहता था। उसका प्रेम बिमला बाई से था, जो एक बहुत ही सुंदर दुबली पतली लड़की थी। बिमला भी कृष्णकांत पर मुग्ध थी और उसने अपने माता पिता से कह दिया था कि वह विवाह करेगी तो उसी के साथ। कृष्णकांत का व्यापार बहुत फैला हुआ था। उसके लिए मद्रास छोड़कर जाना दुस्तर था। उसने लड़की के माता पिता को लिखा कि वे स्वयं मद्रास आ जाएं और विवाह कर जाएं। उन लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विवाह रविवार को होना था। केवल 3 दिन रह गए थे कि कृष्णकांत को अपनी लंका वाली शाखा से एक अप्रिय समाचार मिला। उक्त शाखा के प्रबंधक ने पैसे का गोलमाल किया था और शाखा की स्थिति डामाडोल हो गई थी। कृष्णकांत ने अपने भावी ससुर से परामर्श किया और उन्हें बताया कि उसका तुरंत लंका जाकर अपने व्यापार को ठीक करना अति आवश्यक है। दोनों की सहमति से विवाह 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया, किंतु कृष्णकांत अपने वचन के अनुसार अगले शुक्रवार को नहीं लौटा। न उसका कोई समाचार ही मिला। दक्कन के पश्चिमी तट पर उन दिनों एक भयानक तूफान आया हुआ था। ऐसे मौसम में कोई जहाज यात्रा कर सकेगा यह बड़ी संदिग्ध बात थी, किंतु रविवार को कुछ तूफान शांत हो गया। विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए और सब लोग उपस्थित हो गए, किंतु वर का पता नहीं था। वधू की आंखों से आंसू नहीं थमते थे। वह विक्षिप्त सी होती जा रही थी। सवेरे के कोई 10 बजे होंगे। कृष्णकांत के मद्रास वाले कार्यालय का एक क्लर्क दौड़ा हुआ आया और बड़ी ही तेजी से बोला कि लंका वाली शाखा से एक समाचार आया है। विमला के पिता ने बड़ी बेसब्री से पूछा, कृष्णकांत का क्या समाचार है? क्लर्क ने उत्तर दिया, उसने आत्महत्या कर ली। हर एक के मुंह से निकला, हे भगवान, यह क्या हुआ? सारे अतिथि आश्चर्यचकित हो गए। दुख से लड़की के पिता का बुरा हाल हो गया। और जानते हो बिमला का क्या हुआ? वह सुनते ही धड़ाम से गिरी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर जो हुआ उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। उस क्लर्क को तो मानो काठ मार गया हो, जब उसने समझ लिया कि उसी की मूर्खता से विमला की जान चली गई। मैंने अपने सहयात्री से पूछा, किंतु यह सब हुआ कैसे? उसने बताया कि लंका वाली शाखा के प्रबंधक का नाम भी कृष्णकांत ही था और उसी ने आत्महत्या की थी, ना कि बिमला के होने वाले पति ने। कैसी विडंबना है, कभी कभी नामों की समानता से इतने बड़े कांड हो जाते हैं। अपराह्न में बिमला की अंत्येष्टि क्रिया हो गई और संध्या के 6 बजे तक सारी मंडली मद्रास से प्रस्थान कर गई। बंगले में कोई चिड़िया भी नहीं थी। जब कृष्णकांत एक टैक्सी से उतरा, उक्त दुखद समाचार मैंने उसे दिया। उसने बड़ी शांति से सुना, अंदर गया और दरवाजे की सिटकनी चढ़ा दी। उस दिन से तो उसकी काया पलट हो गई। दिन में तो वह अपना व्यापारिक कार्य करता था, शाम के समय बंगले में लौट आता था, फिर सवेरे तक बाहर नहीं निकलता था, किसी को अंदर आने नहीं देता था। किंतु वह मेरे ऊपर विशेष रूप से दयालु था। एक रात
जब मैंने उसका द्वार खटखटाया, वह बाहर आकर मुझे अंदर ले गया और घंटे भर मुझसे बातें करता रहा। मैं चाहता था कि वह मेरे एक युवा भतीजे को नौकरी दे दे। मैं उससे बातें कर रहा था, किंतु मेरी आंखें इधर उधर दौड़ रही थी। जिस हॉल में हम लोग बैठे थे, एक छोटे कमरे में खुलता था जो कई प्रकार के सामान से सज्जित था। एक पलंग पड़ा था जो एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा था। उसके समीप एक छोटी मेज थी जिसके दोनों ओर एक एक कुर्सी रखी हुई थी और उस मेज पर बहुत स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ 2 प्याले दूध और एक फलों की टोकरी रखी हुई थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं उसके विषय में पूछने ही वाला था कि घड़ी ने 10 बजाए। कृष्णकांत चौंक पड़ा और उसकी आंखें चमकने लगी। वह बोला, अब मेरी पत्नी के आने का समय हो गया है। एकाएक उसे याद आया कि मैं कमरे में बैठा हूँ। उसने जीभ को दांत से काटा और मुझ पर चिल्लाया, अब तुम बाहर निकल जाओ। इतना कहते ही उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इस अपमान को तो मैं भूल गया, किंतु जो कुछ मैंने देखा और सुना था उससे मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ी कि मैं घर नहीं गया। मैं जमीन पर रेंगकर छोटे कमरे की ओर गया और उसकी खिड़की के बाहर एक बड़े फूलदान के पीछे छिपकर बैठ गया। कमरे के अंदर का दृश्य मुझे दिखाई दे रहा था। बंगले की सब बत्तियां बुझा दी गई थी, किंतु हल्की चांदनी में मुझे एक एक वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कृष्णकांत और एक अतीव सुंदरी एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए भोजन कर रहे थे। मैंने कृष्णकांत को कहते सुना, प्रियतम, मेरे जीवन के सबसे मधुर क्षण यही होते हैं जो तुम्हारे साथ बीतते हैं, किंतु हम लोग कब तक एक दूसरे से अलग रहेंगे? क्यों न मुझे अपने पास आने दो। सुंदरी बोली, प्रियतम, थोड़ा धैर्य रखो। हम नहीं जानते कि विधि का विधान क्या है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब हम मिलेंगे। कृष्णकांत बोला, मुझे भी ऐसी ही आशा है बिमला। अच्छा, तो वह कृष्णकांत की भूत पत्नी बिमला थी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने उस लड़की को आंख भर देखा, यह जानने के लिए कि वास्तव में बिमला ही थी या कोई और। इसमें संदेह नहीं कि वह बहुत ही ओजस्वी और शालीन थी। जब वह मुस्कुराती तो मानो संसार का सौंदर्य उसके होठों में समा जाता और बोलती तो मानो फूल झड़ते थे। उसका रोम रोम पारलौकिक दिखाई पड़ रहा था। कृष्णकांत भी उसके सामने घबरा सा गया था। तभी अचानक वह एकदम से उठ खड़ी हुई और बोली, प्रियतम, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोगों को देख रहा है। वह दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई और कृष्णकांत पुकारता ही रह गया। उसकी आवाज वायु में गूंज रही थी। जब वह बिमला को पकड़ने दौड़ा, कहीं मेज उलट गई, कहीं प्याले गिरकर चूर चूर हो गए। जहाँ 1 घंटा पहले घोर शांति छाई हुई थी, अब वहाँ गड़बड़ घोटाला हो गया था। मैं यह दृश्य बड़े गौर से देख रहा था कि एकाएक किसी ने पीछे से मेरे सिर पर एक थप्पड़ लगाया। मैं बड़ी फुर्ती से पीछे घूमा और मारने वाले का हाथ पकड़ लिया, किंतु उतनी ही फुर्ती से उस व्यक्ति ने अपना हाथ छुड़ा लिया और अदृश्य हो गया। मैं इतना ही देख पाया था कि हाथ बहुत ही भयानक था। हाथ तो छूट गया, किंतु मेरे हाथ में यह सोने की चूड़ी रह गई। इतना कहकर मेरे सहयात्री ने अपने कोट की जेब में से एक चूड़ी निकाली और उसने कहा, हाथ छुड़ाते समय यह चूड़ी मेरे हाथ में रह गई। देखो, इस पर उसका नाम खुदा हुआ है। कांपते हुए हाथ से मैंने चूड़ी ले ली और उसे देखने लगा। उस पर खुदा हुआ था बिमला बाई। मुझे मानो काठ मार गया। सहयात्री ने अपना सिर हिलाया। मेरा सहयात्री फिर बोल पड़ा। मैंने चूड़ी संभाल कर रख ली और घर का रास्ता लिया, किंतु जब मेरी पत्नी ने घर का दरवाजा खोलकर मुझे देखा तो देखते ही वह बेहोश हो गई। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, किंतु उसके होश में आने से पहले मेरी दृष्टि दर्पण पर पड़ी तो मैं भी स्तंभित रह गया। मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए थे। जब मैं कृष्णकांत के घर गया था तो मेरे सिर पर अच्छे खासे बाल थे। भूत ने मुझे गंजा कर दिया था। मैंने पूछा, और यह सर पर गुलमा कहाँ से आया? उसने उत्तर दिया, यह उस भूत के थप्पड़ मारने का फल है। और फिर कृष्णकांत का क्या हुआ? मैं बोला। उसने उत्तर दिया, उसने उसी रात उसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जिसमें बिमला मरी थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वह वास्तव में कोई सत्य घटना है,
किंतु मेरे गंजे सिर और इस चूड़ी का क्या रहस्य है। और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।